Hey everyone, good evening. This is me Mehak coming back with another topic and welcome back once again to all of you in this series. आज की टॉपिक में हम वायरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। और वायरल डिजीज का अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो इट्स अ बंच ऑफ डिजीज, बहुत सारी मैक्सिमम डिजीज आती है इसमें, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ेंगे। हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है या फिर जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जिन टॉपिक से होते हैं हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो सीरीज, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम कुछ ही डिजीज करेंगे और जो बाकी कुछ रह जाएगी वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि मैं ये टॉपिक आपके लिए किसी भी तरह बिल्कुल भी हैक्टिक या फिर बोरिंग नहीं बनाना चाहती, बल्कि इंटरेस्टिंग वे में हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे, साथ में चीज़ों को समझेंगे, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएगी और याद भी रहेगी। और अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आती है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेशन में लिख दीजिए। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, मैं उसमें आपके उस डाउट्स को, उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और आपका जो भी होगा उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर कर दूंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लाइक भी कर दीजिए। आपके लाइक से ना एक मोटिवेशन मिलता है और भी बेटर कंटेंट लाने की आपके लिए। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हमारे जो टॉपिक मैंने बोला पहले ही कि हम वायरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, और आज की हमारी जो उसमें मेन कुछ डिजीज रहेगी, मैं एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं, उनको देख लेते हैं। पहली जो डिजीज हम कवर करेंगे इसमें वो स्मॉल पॉक्स है, एंड दूसरी वाली रहेगी चिकन पॉक्स के बारे में हम समझेंगे। थर्ड वन जो होगी वो मीजल्स, और जो लास्ट वन इस पार्ट की है रहेगी वो मम्स के बारे में होगी। इसमें मैंने कुछ एमसीक्यूज भी इंक्लूड करे हैं, तो जब आप इस टॉपिक को समझ रहे होंगे मेरे साथ तो उन क्वेश्चंस को आप खुद ही आंसर करने की कोशिश भी करें। एक बात, अगर इसमें मैंने सिलेक्टेड चीज़ें ही इंक्लूड करी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आप कुछ भी स्किप मत करिए। हर एक पार्ट को थोड़ा सा ही है, जितना भी है इम्पॉर्टेंट है उसको अच्छे से समझ लीजिए। एंड बाद में पीडीएफ की आप टेंशन ना करें, वो मैं लिंक ऐड कर दूंगी। पहले आप टॉपिक को समझे, फिर मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से ना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप फ्यूचर यूज़ के लिए आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। पहली डिजीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली डिजीज़ जो कि स्मॉल पॉक्स है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि स्मॉल पॉक्स होती किससे है, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या रहता है। एक वायरस है जो कि डीएनए वायरस है, ठीक है। डीएनए मतलब कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस, उसी वायरस की वजह से होती है। एंड उसका जो नाम है डैट इज़ वेरियोला वायरस, जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। अब ये डीएनए वायरस होता क्या है, बेसिकली ये एक जीनोम होता है जो कि डीएनए का जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है उससे बना होता है, और बाद में इसकी जो डीएनए पॉलीमरेज चेन होती है वहां से इसकी रेप्लिकेशन होती है। ये तो आ गया इसका पॉजिटिव एजेंट की किससे होती है। सेकंड होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया है, फिर मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ। ये एक पीरियड होता है जब भी कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है, उस वक्त से लेकर जब तक वो अपने साइंस और सिम्टम्स को दिखाने लगता है, वो जो उसके बीच का गैप होता है उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और ये जो डिजीज है स्मॉल पॉक्स कब तक डेवलप होती है, कितना टाइम लेती है, ये 12 से लेकर 14 डेज का टाइम लेती है इन्फेक्शन में कम्प्लीटली डेवलप होने के लिए। इसकी अपीयरेंस जो रहती है डैट इज सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो भी बॉडी के पॉइंटेड एरियाज होते हैं, जैसे हमारे फेस हो गया, ठीक है, देन हमारे हैंड्स हो गए, हमारे आर्म्स का जो फ्रंट एरिया, रिस्ट साइड, राइट, एक्सट्रीमिटीज, ओवरऑल जो हमारी लेग्स, एंकल एरिया, ये जो पॉइंटेड एरियाज होते हैं ना बॉडी के, यह इसी जगहों पर सबसे पहले इसकी रैशेस का अपीयरेंस होने लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फिर रैशेस के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो किस तरह से होती है, तो डिफरेंट स्टेजेस होती है रैशेस की। तो सबसे पहले तो मिक्यूल्स होते हैं। मिक्यूल्स में ज़्यादा वो ओवर स्किन रेज नहीं करती है, कोई बम्प नहीं बनता वहाँ पे, बल्कि एक पैच लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो स्किन पूरी रेड हो जाती है, जस्ट लाइक जब जलने के बाद थोड़ा सा वो रेडनेस आती है ना, मैक्यूल में भी बिल्कुल वैसी अपीयरेंस शो होती है। फिर आता है उसके बाद पेप्यूल्स, जो इसकी दूसरी स्टेज रहती है। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो सॉलिड लेजन होता है वो रेज कर जाता है, रेड कलर होता है, काफ़ी रेज कर जाता है, तो वो वहाँ स्किन पे बन जाता है। इस तरह का ये रैश है। फिर तीसरे में आता है वेजिकल्स। वेजिकल्स में क्या होता है, ये मतलब क्या होता है इसमें, इट इज़ ए लेस देन 1 सेंटीमीटर, या फिर कभी कभी अप टू 1 सेंटीमीटर तक भी जाता है। एक वहाँ पे बन जाता है एंड उसके इनसाइड जो है फ्लूइड एकोमुलेट हो जाता है। फिर पास्ट्यूल्स हो गए तीसरी स्टेज। पास्ट्यूल्स में तो पस से नाम आ रहा है कि यहाँ पे पस की एकोमोडेशन होती होगी, तो एक पिंपल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पस का फॉर्मेशन होने लगता है। एंड तीसरी जो लास्ट वन जो फोर्थ स्टेज है डैट इज स्कैब्स। स्कैब्स में तो पता ही है, इट्स लाइक
यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग टाइप बन जाती है। जैसे कि अब डिफरेंट स्टेजेस हो गई, अब जब लास्ट जोन में आता है स्किन के अराउंड, क्योंकि स्किन डैमेज हो जाती है किसी भी पिंपल से, इस रेड स्पॉट से, लास्ट में क्या बन जाता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग उसके अराउंड बन जाती है। जैसे कहीं लगती है तो वहाँ पे वो हीलिंग के लिए वो ब्लैक रेडिश एरिया बनता है ना, वो इसलिए बनता है ताकि जो इंटरनल स्किन है वो हील कर जाए, तो उसको हीलिंग के लिए वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी बनता है, इसमें भी वो एक कवरिंग बन जाती है। कुछ एमसीक्यूज इसके रिलेटेड मैंने रखे हैं, ट्राई टू आंसर। विच डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से वो कौन सी डिजीज है जो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गई है। तो ऑप्शंस में हमारे पास मीजल्स है, दूसरा ऑप्शन स्मॉल पॉक्स रखा है, तीसरा ऑप्शन चिकन पॉक्स है, एंड फोर्थ वन इज द मम्प्स। तो इसका आंसर क्या है आपको अगर पता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेशन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स जो है कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है दुनिया से। अब WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 8 मई 1980 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो स्मॉल पॉक्स है वो पूरी दुनिया से कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। ओवरऑल ग्लोब से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो चुकी है, ये डिक्लेरेशन किया था WHO ने 8 मई 1980 को। एंड इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन सोमालिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन और बन गया कि जो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस था वो कहाँ पे रिपोर्ट हुआ था, वो सोमालिया में हुआ था। अब कब हुआ था वो ऑप्शंस में रखे हैं, 1977, 1988, 1983 एंड 1990। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1977। मतलब जो स्मॉल पॉक्स था उसका जो लास्ट केस रहा था वो सोमालिया में दिखा था 1977। उसके बाद जो है पूरी वर्ल्ड में ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। अभी प्रेजेंट्स में मतलब कोई भी स्मॉल पॉक्स का केस नहीं दिखता है। इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन्स, उसमें क्या होता है, ऑप्शंस में क्या उसमें लिविंग माइकोबैक्टीरियम होता है, क्या वो एक लिव वायरस है, क्या वो लिव एटीन्यूटेड है, या फिर सिंपली एटीन्यूटेड है। तो पहले इसका ऑप्शन हम करेक्ट चूज करते हैं, फिर मैं आपको एटीन्यूटेड के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है ये एक लिव वायरस है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एटीन्यूटेड होता है जो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, काफ़ी वीक हुआ होता है वायरस, ठीक है, उसमें उतनी वो पावर नहीं रहती है। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ये एटीन्यूटेड वैक्सीन दी जाती है, क्योंकि वीक होने के बावजूद भी इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो इम्यून सिस्टम को फाइट करने के लिए प्रिपेयर करती है, उसको बूस्ट करती है, बिल्ड करती है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट डिजीज जो रहेगी दैट इज चिकन पॉक्स। सेम जैसे हमने स्मॉल पॉक्स में पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम पढ़ रहे हैं कि इसका कॉजेटिव एजेंट है, कौन सा वायरस है, ठीक है, क्या पीरियड रहता है इसका, किस तरह की रैशेस होती है, इसमें भी सेम वैसे ही है। तो जो चिकन पॉक्स है ये वर्सीला जोस्टर से होती है, और ये भी एक डीएनए वायरस ही है। और डीएनए वायरस मैंने बोला कि कैसे ये एक मतलब रेप्लिकेशन करता है, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए पॉलीमरेज पे होके कैसे रेप्लिकेशन करता है मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड जो चिकन पॉक्स लेती है अपनी जो डिजीज होती है उसमें डेवलप होने के लिए 10 to 14 डेज रहता है। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रहती है दैट इज सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में मैंने बोला था कि पॉइंटेड एरियाज पे ही रैशेस होती है पहले, लेकिन इसमें प्ल्यूमॉर्फिज्म होती है रैशेस। प्ल्यूमॉर्फिज्म मतलब किसी भी बॉडी पार्ट पे हो सकती है इनिशियली, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले हैंड्स पे होगी, फिर लेग्स पे होगी, फिर पाँव पे होगी, नो, इट कैन अपीयर एट एनी बॉडी पार्ट, कहीं से भी रैशेस शुरू हो सकती है किसी भी बॉडी पार्ट से, राइट। तो ये हो गया हमारा चिकन पॉक्स के बारे में। नाउ हम जो थर्ड वन है दैट इज मीजल्स। तो मीजल्स का जो कॉज है, जो जिसकी वजह से मीजल्स होती है, तो वो कौन सा वायरस है, डेट इज अ पैरामिक्सो वायरस। उस वायरस का नाम है मीजल्स का जो वायरस है पैरामिक्सो वायरस। और मीजल्स के भी अपना एक टाइम पीरियड होता है डिजीज में कन्वर्ट होने के लिए, डेवलप होने के लिए, तो वो होता है 10 to 14 डेज। मीजल्स की डिफरेंट स्टेजेस होती है, इन्फेक्शन की एक्चुअली डिफरेंट स्टेजेस होती है, और जिस स्टेज में मीजल्स डेवलप होती है दैट इज प्रोडोमल स्टेज। अब प्रोडोमल स्टेज क्या होती है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज प्रोडोमल स्टेज। ये कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स बिल्कुल जो रेत होती है वाइट कलर का एक दाना वैसा समझ लीजिए, जिसके अराउंड एक रेड कलर की रिंग होगी,
उस तरह के कुछ स्पॉट्स होते हैं, लेकिन ये इनसाइड द माउथ, जो चीक का एरिया होता है, चीक्स के इनसाइड वाला जो एरिया है वहाँ पर ये छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ते हैं। इनका नाम है कॉप्लिक स्पॉट्स। और ये काफ़ी ज़्यादा या तो हार्ड टिश्यूज़ पे होंगे, सॉफ्ट टिश्यूज़ पे मोस्टली होते हैं। जैसे मैंने बोला इनसाइड द माउथ, चीक्स के इनसाइड में होता है ये। छोटे छोटे रेत वाइट कलर के रेत लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके अराउंड एक रिंग लाइक रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है, तो ये फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड आफ्टर विद इन फॉलोइंग टाइम आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब मीजल्स वैक्सीन जो होती है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसके बाद वो कितने टाइम में यूज़ करनी चाहिए? तो ऑप्शंस में हमारे पास है ऑप्शन ए 2 आवर्स, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 आवर एंड ऑप्शन डी है 6 आवर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो, अभी हमारे पास ऑप्शंस में 6 आवर्स है तो हम 6 आवर लिख देंगे, लेकिन अगर ऑप्शंस में 4 होगा तो हम 4 को टिक करेंगे। अगर फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बेसिकली जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसको यूज़ किया जाता है वो 4 to 6 आवर्स के बीच में किया जाता है, राइट। अगर 4 है ऑप्शंस में तो ऑप्शन को आप 4 करेंगे, अगर 6 है तो फिर आप 6 करेंगे, या फिर अगर एग्जैक्टली होगा 4 to 6 तो फिर तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वही है। और मीजल्स वैक्सीन को हमें रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इसको हम आउटसाइड नहीं छोड़ सकते, ये खराब हो जाती है, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो शुरू हो जाती है। अब मीजल्स जो वैक्सीन होती है वो किस रूट से दी जाती है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में। तो इसका जो रूट रहता है दैट इज सबक्यूटेनियस, ठीक है। आई होप कि आपको सबक्यूटेनियस पता हो। सबक्यूटेनियस होती है, एक टिश्यू लेयर में इसको इंजेक्ट किया जाता है और 0.5 ml इसका इंजेक्शन किया जाता है। अब है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है मैक्सिमम पेपर्स में कि मीजल्स की वैक्सीन कब लगती है, किस टाइम पर लगती है। तो आप याद रखेंगे मीजल्स की वैक्सीन अगर सिंगल वैक्सीन होगी तो वो 9 मंथ पे लगती है। दूसरी आती है एमएमआर। एमएमआर में 3 आती है, एक तो मीजल्स, ठीक है, मम्प्स एंड द रूबेला। अगर ये इकट्ठे लगती है तो ये 15 मंथ्स पे लगती है, लेकिन अगर सिंगल मीजल होगी, खाली मीजल वैक्सीन होगी तो वो 9 मंथ पे लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो ये कि जो मीजल्स की वैक्सीन है उसको किसके साथ डाइल्यूट किया जाता है। तो मीजल्स की वैक्सीन डिस्टिल्ड वाटर के साथ डाइल्यूट होती है। मस्ट बी यूज्ड विद इन 4 आवर्स, और जब भी होगी तो 4 आवर्स में इसका यूज़ करना ज़रूरी है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर एडमिनिस्टर की जाती है ये 4 घंटे के बाद, जो पहले हमने पढ़ा, इसमें क्या होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है, उसकी जो मीजल्स वैक्सीन में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर टॉक्सिक सिंड्रोम की वो सिम्टम्स को वो एकोमोडेट हो जाता है वहाँ पे, एंड फिर वो हार्मफुल हो जाती है वैक्सीन। जहाँ तक अभी इसका उससे पहले एक डिफेंस का काम करती, लेकिन अगर 4 घंटे के बाद इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस की वजह से टॉक्सिक सिंड्रोम हो जाता है। वैसे तो ज़्यादा छोटे बच्चों में होती है, ठीक है। और अगर एक बार होती है ना वायरल डिजीज़, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना यहाँ पे, जो वायरल डिजीज़ होती है वो अगर एक बार होती है ना वो दूसरी बार नहीं होती है, क्योंकि एक बार जब उनका जो वायरस होता है बॉडी के अंदर अपना एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, तो नेक्स्ट टाइम वो होने के चांसेस नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। लेकिन अगर डेंगू की बात करेंगे तो वो उल्टा काम करता है, अगर एक बार हो तो वो दूसरी बार भी हो सकता है, क्योंकि अपना वो जो एंटीजन होता है वो बॉडी की इनसाइड छोड़ देता है, जिसकी वजह से डेंगू की जो होती है दोबारा वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है उस एंटीजन की, और वहाँ से फिर से वो डेंगू को डेवलप कर सकता है। बट वायरल डिजीज एक बार होती है, दूसरी बार नहीं होती है। आपने सुना भी होगा, कोई बोलता है ना कि चिकन पॉक्स इसको हुआ लाइफ टाइम में एक बार होता है, ठीक है, कभी किसी भी स्टेज पे हो सकता है, या फिर ये कुछ ऐसी डिजीज़ है, मीजल्स है, ठीक है, कभी भी किसी स्टेज पे एक बार हो जाता है लाइफ में, क्योंकि ये एक ही बार होती है वायरल डिजीज, दूसरी बार नहीं हो सकती। हम चांसेस होते हैं दूसरी बार होने के। डिजीज़ के अगर हम कुछ साइंस देखेंगे तो ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है। आई नो कि आप अवेयर होंगे, आई होप। तो कुछ साइंस दिखते हैं, सबसे ज़्यादा तो फीवर दिखने को मिलता है उसमें, एंड वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है, या फिर डायरिया के सिम्टम्स होंगे। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सूटेबल सिम्टम इसमें होता है वो यही होता है कि एक तो भूख खत्म हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। वन की तरफ आ जाते हैं मम्प्स। मम्प्स का जो कारण होता है जिसकी वजह से ये होती है, उस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। एंड ये जो वायरस है ये एक आरएनए वायरस है, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म, ये आरएनए वायरस है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, ये हमारे 3 किस्म के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो सलाइवा की प्रोडक्शन करते हैं। एक तो होते हैं सबलिंगुअल, ठीक है, उसके बाद सबमैंडिबुलर एंड द पैरोटिड। और इन तीनों में जो सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है डैट इज
पैरोटिड ग्लैंड। और मम्प्स की वजह से क्या होता है, उसी पैरोटिड ग्लैंड पर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वहाँ पे रेडनेस इन्फ्लामेट होता रहता है वो, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर पैरोटिटाइटिस हो जाता है, पैरोटाइटिस हो जाता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है वो पैरोटिड ग्लैंड पूरा। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है दैट इज़ 2 to 3 वीक्स के अंदर ये जो साइंस इसके जब दिखते हैं, देन ये 2 से 3 हफ्ते लेता है फिर पूरी डिजीज में डेवलप होने के लिए। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चले, द बेस्ट रूट एंड साइट टू एडमिनिस्टर MMR वैक्सीन टू ए 5 year चाइल्ड इज। सबसे कौन सा वो बेस्ट रूट रहता है अगर हमें MMR यानी कि मीजल्स मम्प्स रूबेला की वैक्सीन एक 5 साल के बच्चे को देनी है, तो हम कौन सी रूट से देंगे। ऑप्शंस में हमारे पास है इंट्रामस्कुलर टू ग्लूटियल मसल्स ऑफ बटक्स, सेकेंड इंट्रामस्कुलर इन डेल्टॉइड मसल्स ऑफ लेफ्ट आर्म, सबक्यूटेनियस टू outer aspect ऑफ अपर आर्म, फोर्थ वन इंट्राडर्मल अराउंड द अम्बलाइकस। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपको पता है। वैसे कि ये सबको पता होना चाहिए, तो आंसर तो मैं आपको बता दूंगी। जो मीजल्स का लगता है पहले हमने पीछे पढ़ा, ये सबक्यूटेनियस लगता है, एक टिश्यू सॉफ्ट में लगता है, ठीक है। और कहाँ पे लगता है, जो अपर आर्म होती है ना उसका जो बाहर वाला साइड होता है, आउटर एस्पेक्ट जो होता है, वहाँ पे इसको इंजेक्ट किया जाता है 0.5 ml, जो मैंने पहले भी बोला। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो MMR वैक्सीन है यानी कि मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला, ये कौन सी वैक्सीन है। क्या ये लाइव वायरल है, किल्ड वायरल है, लाइव बैक्टीरियल है या फिर किल्ड बैक्टीरियल है। तो मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला कौन सी वैक्सीन है, ये लिव वायरल वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMR डोज दैट नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम। अगर MMR की डोज हम देते हैं तो वो हमें किससे नहीं बचाती है। तो ये तो बहुत इजी है, हमें पता है कि MMR से हो गया मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला, तो यहाँ पर ऑड वन तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया। मीजल्स से भी बचाती है, मम्प्स से भी बचाती है, तो रूबेला से भी बचाती है, तो बचा ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि इसका यहाँ पे यही होगा कि ट्यूबरक्लोसिस से ये हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। लास्ट क्वेश्चन, एज ऑफ MMR वैक्सीनेशन। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, MMR में तीनों आती है और जब तीनों देनी होती है तो 15 मंथ्स पे देते हैं, 15 मंथ्स ऑफ एज, राइट। अगर सिंगल मीजल्स देनी है तो वो हमें 9 मंथ्स पे देनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है, जो मैंने पहले बोला था कि प्रोड्रोमल स्टेज है मीजल्स की, राइट। लेकिन ये कौन सी स्टेज होती है ये भी जानना ज़रूरी है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है, जो 5 उसकी मेन स्टेजेस होती है, वो 5 स्टेजेस में बताती हूँ वन बाय वन, सुनिए मेरी तरफ। पहले तो मैं बता चुकी हूँ इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जैसे भी कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस चला गया बॉडी में, वहां से उसने अपने जो साइंस दिखाने तक का जो उसका गैप था, वो टाइम था, वही इंक्यूबेशन पीरियड है। दूसरी स्टेज वहां से शुरू हो जाती है प्रोडोमल स्टेज। प्रोडोमल स्टेज क्या होता है, ये इंक्यूबेशन पीरियड का ही एक पार्ट है, मतलब इंक्यूबेशन से थोड़ा आगे हम समझ सकते हैं, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना कि जब तक साइनस दिखे। अब जहाँ साइनस दिखने वाले होते उससे पहले का जो टाइम है कि उसके बाद आप साइनस दिखने शुरू हो जाएंगे, उससे पहले का जो थोड़ा सा गैप टाइम रहता है उसी को हम बोलते हैं प्रोडोमल स्टेज। और प्रोडोमल स्टेज ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज में क्या होता है कि अब तो साइनस भी हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड भी फिनिश्ड एंड देन उसकी साइनस भी दिख गए हमें, तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से इलनेस, साइंस एंड सिम्टम्स आ गए, तो इलनेस आ गई, वहाँ पर बीमार पड़ जाता है कोई भी ह्यूमन जिसको इन्फेक्शन हो, राइट। इलनेस तो हो गई। और अब फोर्थ स्टेज जो रहेगी दैट इज डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या होता है कि अब वहाँ पे एंटीजन चला गया बॉडी में, तो वहाँ पे उस बॉडी तो कोई रेस्पॉन्स देगी ना उसको लड़ने के लिए, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी की डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है उस एंटीजन को फाइट करने के लिए। और यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, वो एंटीजन वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज रहती है वो होती है कन्वलेसेंस, होती है कन्वलेसेंस। कन्वलेसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर जो भी एंटीजन है वो क्या होता है, वापस से जो सिम्टम्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, वापस ठीक होने लग जाते हैं, और बॉडी जो होती है एक नॉन इन्फेक्शन स्टेट में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाती है, एक नॉर्मल मूड में एकदम ठीक वाली पोजीशन में आ जाती है। होप आप बोर नहीं हुए होंगे, हैक्टिक नहीं रहा होगा टॉपिक, इंटरेस्टिंग बनाने की मैंने कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें आपको किस तरह का चेंज चाहिए। आज की इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है डिजीज वो मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए आप खुश रहे, अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहे, और हमारे साथ जुड़े रहे और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड टू मोटिवेट अस उसके लिए आप एक लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, बाय।